आज का जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है, हम कंक्लूड करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को, और केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसमें जो स्पेशल रिजल्ट बनेगा वो केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा। तो हम अपना कॉन्वेक्स मिरर की तरफ चल रहे हैं। देखो, ये एक तरह से आज फिनिशिंग क्लास है रिफ्लेक्शन पे। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद जो आपके डाउट्स होंगे एक क्लास उस पर हो जाएगी। देन आपका टेस्ट भी है शनिवार को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हम रिफ्रैक्शन फिर स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद। तो कॉन्वेक्स का क्या क्या कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो आपकी फोकल लेंथ होती है दैट इज पॉजिटिव। अब अगर मान लो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब u क्या होगा, नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा रहता है, तो u नेगेटिव हो गया। आपने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इट मीन्स 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब 1/f क्या है, 1/f पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और 1/u नेगेटिव, 1/u नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव में से आप एक नेगेटिव नंबर घटाओगे तो जुड़ेगा कि घटेगा? वो जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गई। तो ये पूरा क्या आ गया, ये पूरा पॉजिटिव आ गया, यानी कि आपका v पॉजिटिव आया। v पॉजिटिव का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियल। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट होता है हमारा अ कॉन्वेक्स मिरर। ये एक रिजल्ट होता है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, ये मैंने सॉरी रियल लिख दिया यहाँ पे गलती से। v पॉजिटिव है तो आगे इमेज बनेगी, आगे इमेज बनी है मिरर से, तो कैसी इमेज है वो, वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट इमेज, स्मॉल साइज्ड इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा ये एक छोटी सीधी और वर्चुअल इमेज बनाएगा। मतलब आप कोई भी रियल ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट कहीं भी ले लो, पोल तक, इन्फिनिटी से पोल, इसमें हमेशा कैसी इमेज बनेगी, देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और यहां इसका फोकस है, मैंने कहा ये इसका फोकस है। आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके और पोल तक कहीं भी ले आइए, आप ऑब्जेक्ट को यूं लेके आएंगे, इमेज यहां से यहां आएगी बस। जब ऑब्जेक्ट चलेगा इन्फिनिटी टू p, तो जो इमेज चलेगी वो चलेगी फोकस टू पोल, बस ये है। और उधर है तो वर्चुअल है, कम चली है, अच्छा वर्चुअल है, रियल की वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, कम चली है, स्पीड कम है तो साइज भी कम होगा। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आप इसमें vu का ग्राफ देना चाहें, हम केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, ऐसे बनाया था हमने कॉनकेव में ग्राफ vu का, यस सर, है ना। तो अगर आपको ग्राफ देना चाहें तो देखो इसका फोकस पॉजिटिव है, तो इधर का जो f है वो यहाँ लाई करेगा, और इधर का f तो यहाँ जो मेरे किसी काम का नहीं, मैं तो रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये एक फोकस से लाइन लगाई, जब बहुत दूर था, जब u बहुत ज्यादा नेगेटिव था तो इमेज लगभग फोकस पे थी। जैसे जैसे u कम नेगेटिव होता गया, v पोल की तरफ आता गया, पोल की तरफ इमेज आती गई, ये पोल है, यानी कि ये इस तरह का कर्व चलेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं फिर से बता दूं आपको,
ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इन्फिनिटी पे जाके टच हो रही है, लेकिन ये एक कर्व की तरह जा रहा है। समझ आया क्या, बताओ ये ग्राफ? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर जा रहा है तो इमेज फोकस पे है, और ऑब्जेक्ट पोल पे आ गया तो इमेज भी पोल की तरफ आ गई। इमेज हमेशा रियल है, ऑब्जेक्ट हमेशा सॉरी इमेज हमेशा पॉजिटिव साइड है तो वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ है। अच्छा, अब बात आती है एक ही केस है, तो इस एक केस का रे डायग्राम, इस एक केस का हम रे डायग्राम बनाए। ये आपका मिरर, ये एक्स एक्सिस, मान लो कि यहां कहीं फोकस है, सपोज यहां कहीं फोकस है, और मैंने कहा ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। तो रे डायग्राम बनाने का जो हमारा तरीका था उसी से हम चलें। एक रे लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, बी की इमेज बना रहा हूं मैं, कहां से जाएगी? फोकस। फोकस, तो ये उधर तो जा नहीं सकती, तो इधर इस तरह आएगी जैसे फोकस में से आ रही है। समझ गए पहली लाइन? और जो एक सेकंड, जो सेकंड हमारी रो बनेगी, सेकंड जो रो बनेगी वो कैसे रे बनेगी? रे वो कैसे आएगी? यहां से फोकस की तरफ जानी थी और कैसे निकल आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल। अब ये देखो, क्या ये दो रे आगे मिली हैं क्या कहीं? इसका मतलब इनको पीछे बढ़ा के मिला के दिखाना होगा, और जहां भी ये दो रे मिलेंगी वो बी की इमेज होगी, जिसे हमने बोल दिया बी डैश, और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला और ये आपका है ए डैश। तो आप देखो, वेरीफाई करो क्या ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है इस रे डायग्राम से? वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है उधर है, और छोटी साइज की इमेज। तो भाई ये बताओ, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर वाली बातें समझ आ गई हैं? क्लियर है क्या कॉन्वेक्स मिरर? हाँ जी, रेड है सर। ठीक है, तो अब आप लोग ये बना लीजिए, ढंग से बना लीजिए, पूरा नोट कीजिए 2 मिनट। चूड़ी बेचना हो गया क्या? नहीं।
हाँ भाई, हो गया तो मिटाऊं? यस सर। अब देखिए, जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन आपको दिया हो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है f, फोकल लेंथ गिवन है f। ये जो भी सिस्टम है बहुत दूर, जैसे मान लो सन है, और ये दिया गया है कि भाई सन ने इस मिरर पे एंगल बनाया है थीटा। सन सबटेंड्स एन एंगल थीटा on a convex mirror of focal length f। ठीक है, डायग्राम के साथ मैंने आपको दे दिया है कि ये लाइन है। फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑफ सन। सन की जो इमेज बनी होगी उसका क्या साइज बनेगा, ये आपको पता लगाना है, ये करना है आपको यहाँ। ये मिरर है पूरा, इस तरह से मैंने कट कर दिया यहाँ। आपको इमेज का साइज बताना है, कितना साइज बनेगा। करवाऊं कि हो रहा है बताओ? देखो सन कितनी दूर है, सन को मैं इन्फिनिटी पे मान सकता हूं। हाँ ठीक है, और अगर सन इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो मैं अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो मुझे इन्फिनिटी वाले, मान लो ये इसका फोकस है, एफ डिस्टेंस, एफ तो पॉजिटिव है, और ये मैंने इस तरह से सन को रिप्रेजेंट किया। तो इसका रे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। भाई एक रे आपने ये ली, दिस इज द चीफ रे। चीफ रे पढ़ा था हमने, है ना? दिस इज द चीफ रे। तो चीफ रे ये नॉर्मल है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है क्योंकि ये सेंटर से पास होगी। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या निकलेगा आपका? एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। और हम ये जानते हैं कि इसकी इमेज बननी है फोकस पे, तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे बढ़ा दो, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को एक ही लाइन से इमेज बन जाएगी। आपने इस रिफ्लेक्टेड लाइट को, ये थोड़ा ज्यादा बन गया एंगल, थोड़ा सा मैं कम करता हूं क्योंकि नहीं तो वो इमेज ही छोटी नजर नहीं आएगी। देखो ये इस तरह से है, ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, और फिर आपने इस रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे बढ़ाया, जहां भी ये फोकस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे ये इमेज बनेगी सन की इमेज। ये बनी सन की इमेज, और मुझे इसका साइज बताना है कि एच क्या होगा, ये बताना है। कैसे निकालें? देखो ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। अल्फा नहीं, ये एंगल दे कितना रखा हमें, सन ने जो एंगल बनाया कितना दे रखा है, थीटा। तो मैं भी इसको थीटा लिख देता हूं। मान लो सवाल में ये डिस्टेंस दी होती, सपोज जो अभी नहीं दे रखी, कभी हमने पहले माना था कि ए है और ए बहुत ही बड़ी है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, किया होगा ना कभी ऐसा काम। मान लो ए गिवन होता, अगर ए गिवन होता तो हम इस तरह से बताते, इफ ए वर गिवन, थीटा की जगह अगर ए दिया होता, क्वेश्चन में थीटा की जगह ये ए दिया होता, तो आप इधर से टेन थीटा निकालते और उधर से टेन थीटा। सन का एग्जैक्ट साइज एच मान लो और ये एच डैश, तो टेन थीटा दोनों साइड से आप निकालते तो टेन थीटा बनता, इधर से बनता एच बाई ए और उधर से बनता एच डैश बाई एफ, और ये आ जाता है एच डैश बराबर एफ बाई ए और इनटू एच। ये तो ये था, बट लेकिन हमें ए नहीं दिया, हमें क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, हमें थीटा दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट इधर वाली ट्रायंगल पे आओ, टेन थीटा देखो इधर, इधर कितना है टेन थीटा, एच डैश बाई एफ, तो एच डैश आ गया एफ इंटू टेन थीटा। अच्छा कई बार इन सवालों में टेन नहीं लगा रखा होता है, खाली थीटा लगा रखा होता है, तो क्योंकि सन जो एंगल सबटेंड करता है बहुत छोटा होता है, बहुत दूर है सन उनसे, एंड फॉर स्मॉल थीटा आप टेन थीटा को नियरली थीटा लिख सकते हैं, तो जो आपका एच डैश बनेगा वो हो जाएगा एफ इंटू थीटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें ए नहीं दे रखा था, कुछ नहीं दे रखा था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आंसर बनेगा एफ इंटू थीटा, ये आंसर बनेगा इसका। आप इसे ढंग से नोट कर लीजिए जो भी कुछ सवाल में है। एट प्रेजेंट 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें 3 अगर हम हटा दें तो 37 स्टूडेंट्स हैं।
हाँ भाई चलें क्या, हो गया हो तो? Yes, sir. ठीक है। अब मैं आता हूँ थोड़ा यूजेज की तरफ। ये जो मिरर्स आपने पढ़े हैं, एक एक दो दो इनके यूज देख लें। तो सबसे पहली चीज है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो सबसे पहली बात, आपके पास आपकी टेबल है उस दिन जो बनाई थी, कॉनकेव मिरर में आपने ये पढ़ा था कि ये फोकस है, सेंटर है। अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो, अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बड़ी बनती है और सीधी बनती है। आप अपनी टेबल से वेरीफाई कर लो चाहिए। Yes, sir. इसका मतलब अगर आप कॉनकेव मिरर के पास हो तो आपको छोटी चीज थोड़ी और मैग्नीफाई होकर ढंग से दिख जाती है। इसीलिए दिस इज यूजफुल फॉर डेंटिस्ट के काम आ सकता है ये। Yes, sir. भाई वो होता है ना इस तरह से, वो मुंह के बाहर वो लगा देते हैं और उसमें देख लेते हैं बिना अंदर झुके कि हाँ अंदर क्या है। छोटा भी होगा तो बड़ा दिखेगा उन्हें पार्ट, ठीक है। या और कहीं भी जहां आपको छोटी चीज मैग्नीफाई करके देखनी हो तो इस तरीके से ये यूज हो सकता है। दूसरा ये क्या होता है कि जैसे जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट होती है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, उनमें देखो मान लो ये कोई गाड़ी है, ये आपने कोई गाड़ी दिखाई और यहाँ पे कहीं आगे हेडलाइट है, यहाँ पे लाइट लगी है। अब जो भी बल्ब लगा है, ठीक है, वो रोशनी आगे तो दे ही रहा है, लेकिन उसके पीछे एक कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है पीछे की तरफ। ये जो है दिस इज योर कॉनकेव मिरर। और जो लाइट का सोर्स है वो उस मिरर के फोकस पे रखा जाता है। इससे क्या फायदा होगा, फोकस पे रखने से जो लाइट पीछे भी जानी थी, क्योंकि वो फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो जाएगी, समझ आया क्या? Yes, sir. भाई जो आगे जानी है वो लाइट तो जा ही रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट एट फोकस, उससे क्या होगा, लाइट वेस्ट नहीं होगी। जो पीछे लाइट जा रही थी, जो भी लाइट पीछे की तरफ जा रही थी, वो लाइट भी अब सीधी की सीधी आगे जाने लगी है इस तरह से। तो ये एक दो यूजेज हैं। कंसंट्रेटर के तौर पे भी ये यूज किया जाता है, जैसे सोलर कुकर वगैरह में जहां पे लाइट को समेटना हो, जैसे ये कोई लाइट कहीं से आ रही है और आपको एक जगह लाइट को फोकस करना है। आपने कभी बचपन में किया है कि बच्चे पेपर में आग लगा देते हैं इससे, देखा है कि नहीं कभी? Yes, sir. लेंस से भी हो जाता है, लेकिन हम अभी मिरर पढ़ रहे हैं। पेपर रख के और एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लेके उसके
उसके फोकस पे जब आप फोकस इस तरह से सेट कर दो कि फोकस उसका पेपर पे बने, तो क्या होगा कि वहाँ पे अपने आप वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर में। तो ये कुछ 2-3 यूजेज हमने देखे हैं, आप प्लीज इन्हें नोट कीजिए। हो गया क्या? ठीक है, अब ऐसे हम चलते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। मिटा दूं, लिख लिया हो तो? यस सर। देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहली बात आपने ये पढ़ा उसमें कि चाहे कितनी ही दूर आप ऑब्जेक्ट रख लो, कितनी ही दूर, यहां से यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है, छोटी बनती है और सीधी बनती है। ये इसका एक बड़ा फायदा देता है, यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मतलब समझ गए हो इसका? गाड़ियों में जो साइड में लगा होता है पीछे की चीजें देखने के लिए मिरर, वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी मैंने पीछे कॉनकेव मिरर आपको पढ़ाया। कभी जैसे ऐसे सवाल आ जाए, सेविंग मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज होता है? सेविंग मिरर कॉनकेव। हाँ, वो जो डेंटिस्ट वाली बात है ना, वो जैसे यार वैसे तो हम लोग, आप लोग या आपके पापा घर पे प्लेन मिरर में सेविंग करते होंगे, या घर पे स्पेशल लगा रखे हैं कॉनकेव? नो सर। हाँ ठीक है, लेकिन जो अच्छे से में भी कोई सैलून हो, वहां पे अगर ढंग से देखा जाए तो वो कॉनकेव मिरर होते हैं, जो आपके चेहरे को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा देते हैं। तो आपने जहाँ लिखा था यूज्ड बाय डेंटिस्ट, उसके साथ ये भी लिख सकते हो, ऑल्सो यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। वो डेंटिस्ट के लिए नहीं, वो सबके लिए। ठीक है, कभी यूँ लिखे हो यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर सेविंग, वो तो इन जनरल फायदा है उसका। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये है यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये बात आ गई है समझ में? क्योंकि पीछे से कितना ही बड़ा ट्रक आ रहा हो, वो छोटी सी इमेज आपको दिखा देगा शीशे आपके मिरर में, और सीधी इमेज दिखाएगा, उल्टी पुल्टी नहीं होगी। समझ आया? ठीक है, लेकिन उससे दूरी का अंदाजा नहीं लग पाता है, बिकॉज इमेज हमेशा कहाँ रहनी है? फोकस से और पोल के बीच में। चाहे ट्रक दूर हो चाहे ट्रक पास हो, इमेज इसी दूरी में रहनी है। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा ना, उस पे मिरर पे दिखा रहता है कि आप इससे डिस्टेंस का अंदाजा मत लगाओ। यस सर।
Yes, sir. वो तो Object. वो तो क्या होता है, वो तो क्या होता है कि हमें आवाज से अंदाजा लग जाता है। क्या हमें आवाज नहीं सुनती बाहर से आने वाले व्हीकल की? Yes, sir. उससे उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है, बाकी हमें मिरर की इमेज देख के आइडिया नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा इसका फायदा क्या है, इट इज अ लार्ज फील्ड व्यू मिरर। इसका फील्ड व्यू काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग टाइप मिरर है, ये कन्वर्जिंग नहीं है। ये कन्वर्जिंग नहीं है, ये रेज को डाइवर्ज करता है, ये रेज को डाइवर्ज कर रहा है। जैसे यूं बनती है रे डायग्राम, यूं बनता है रे डायग्राम, कोई भी रेज आएंगी ये इसको फैलाएगा। इसका मतलब कोई भी रे अगर आप उल्टी बनाते हो तो ये इनको यूं चला देगा। फिर ये दूर तक की रेज को आप तक पहुंचा सकता है। समझ रहे हो क्या? ये डायग्राम जो बना है दूर तक की रेज को आप तक पहुंचा सकता है। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफी ज्यादा है। तो ये दो यूजेस आप इसमें बना लीजिए कॉन्वेक्स मिरर में। बाजूमध्ये आगे नहीं रहता ही। हाँ भाई, हो गया क्या? Yes, sir. मिटा देता हूँ इसको, कॉन्वेक्स मिरर को भी। अच्छा आप सुनो, रेजोनेंस की बुकलेट है आपके पास घर पे? No, sir. No, sir. तो फिर पिछली बार कैसे अटेम्प्ट किए थे, जो पिछले टेस्ट के लिए अटेम्प्ट किए थे? अटेम्प्ट भी करके जाते हो कि नहीं पहले ये क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए? Yes, sir. पिछली बार कैसे किए थे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। शायद मैंने भी सेंड कर दिए थे लास्ट टाइम। ठीक है, पिछली बार। दोबारा करूँ क्या सेंड, कहीं से वो उसमें देख के मंगा के? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो उसमें उसमें जो आपकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, उसमें पहला टॉपिक है मिरर्स। और मिरर्स पे 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन है। क्या ये करेंगे आप अटेम्प्ट? मिरर्स पे है रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद तो फिर आगे लेंस आ जाता है, लेंस का भी नहीं। फिर एक्सरसाइज 2 में एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कंबाइन है, कभी लेंस कभी मिरर। तो उसमें आप छाट के करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बाद में हो जाएंगे थोड़ा ऑप्टिक्स होने के बाद। तो आपका जो होमवर्क होगा ये लगा लो अगली क्लास के लिए, मतलब कल के लिए, मैं तब तक आपको सेंड कर दूंगा। कल के लिए आपका ये होमवर्क होगा फ्रॉम रेजोनेंस बुकलेट। ये जो भी बुकलेट आपके पास है नहीं है, या मैं आपको सेंड करता हूं, तो उसमें से आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे। और बताओ, रिफ्लेक्शन में कोई और डाउट, किसी और तरह की दिक्कत हो तो? कभी भी रिफ्लेक्शन में अगर रिट्रेसिंग करवानी हो, रिट्रेस वापस लाना हो, तो हमेशा नॉर्मल इंसिडेंस करवाना होगा। ये बात याद है ना आपको? चाहे फर्स्ट पे रिट्रेस करवाना हो, चाहे सेकंड पे, किए थे इस तरह के सवाल हमने। ठीक है, मान लो मैं इन्हीं 16 में से एक सवाल लेता हूं, आज का इस क्लास का फिनिशिंग क्वेश्चन।
ये दो प्लेन मिरर्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। और ये जो लेंथ है दिस इज द 100 सेंटीमीटर, दोनों मिरर्स की ये लेंथ है 100 सेंटीमीटर। कोई रे आ रही है और यहां आके 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल के साथ बिल्कुल इस कॉर्नर पे 45 डिग्री पे कोई रे आई है, मतलब ये आगे चली होगी इस तरह से। अब एक मिरर ऊपर नाम लिखा है ए और नीचे नाम लिखा है बी। फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस फ्रॉम मिरर ए, ये कीजिए। और ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 या 7। कीजिए ट्राई। हाँ जी, कैसे करें? देखो ये रे यूं आएगी, कितने डिग्री पे आएगी? ये एंगल कितना होगा? 45 ही होगा। ये 45, ये 90 है, तो ये भी 45 हो गया। तो क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई कि नहीं? यस सर। आइसोसेल्स बनी, तो ये 10, तो ये लेंथ भी कितनी होगी? 10। फिर ये नीचे जाएगी। अब ये तो 10 हो चुका, तो इधर से ये भी कितना होगा? 10। समझ आया? तो ऐसे 10, 10, 10, 10 कितने टोटल, कितनी लेंथ है? 100। भाई एक रिफ्लेक्शन यहां हो गया, एक रिफ्लेक्शन यहां हो गया, एक रिफ्लेक्शन यहां हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, लेकिन हमें केवल और केवल किससे रिफ्लेक्शन देखने हैं? कौन से मिरर से? कौन से मिरर से? मिरर ए। तो ये काउंट नहीं करना हमारे लिए। पहला रिफ्लेक्शन ये है जो 10 सेंटीमीटर पे हुआ है। फिर जो दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन, यहां होगा। और ये 10 और 10 20 आगे गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर पे दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल 100 सेंटीमीटर लंबाई है। अब आप देखो मिरर ए को देखिए, दिस इज द मिरर ए। केवल मिरर ए को देखना है, कितने रिफ्लेक्शन मिरर ए से होंगे ये बताना है। पहला रिफ्लेक्शन हो गया 10 सेंटीमीटर पे फर्स्ट। अगला कितनी देर बाद, कितनी दूर? 20 सेंटीमीटर। 20। अगले सारे 20-20 पे होंगे, ठीक है। उससे अगला फिर दोबारा ऐसे ही जाएगा 20 सेंटीमीटर पे 3। 50 सेंटीमीटर आते आते 3 रिफ्लेक्शन हुए। 50 सेंटीमीटर आते आते 3 रिफ्लेक्शन हुए। 100 तक जाना है। अगला फिर 20 पे 4। 70 सेंटीमीटर पे 4 हो गए। अगला फिर 20 पे 5। 90 सेंटीमीटर पे 5 हो गए। क्या अगला रिफ्लेक्शन हो पाएगा या मिरर खत्म? अगर अगला होता तो 20 पे होता, लेकिन उससे पहले ही बीच में निकल लेगा। और ये यहां पे 90 सेंटीमीटर लंबाई तक 5 रिफ्लेक्शन हो गए हैं। लास्ट में जगह नहीं है,
और आगे रिफ्लेक्शन किए, तो बताओ टोटल कितने रिफ्लेक्शंस हुए? 5। ये आपकी उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी उनमें से ही क्वेश्चन नंबर 5 था ये इस एक्सरसाइज का। तो चलो मैंने आपको काम बता दिया है क्या करना है। अब आपको रिफ्लेक्शन का अच्छा सा रिवीजन लेना है। कल एक तरह से एक डाउट क्लास टाइप आपकी क्लास हो जाएगी रिफ्लेक्शन पे, और परसों फिर आप ढंग से इसका पेपर देंगे। देन हम परसों टाइम मिलेगा तो परसों हम रिफ्लेक्शन अपना स्टार्ट कर रहे होंगे। हाँ भाई बताओ, क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।